Good morning everyone. In today's video we are going to discuss about the mechanism of substitution reaction in square planar complexes. पहले हमने जब मैकेनिज्म स्टडी किया था वो किसका स्टडी किया था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की. Today we are going to discuss about the mechanism of substitution reactions in square planar complexes. तो स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए हमारे पास लीगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा? ML4 टाइप प्लस आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे, हमारे पास रिएक्शन कैसे होगी? ML3Y प्लस लीगेंड ग्रुप लीव कर गया. लाइक एज आपके पास यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है. ज़्यादातर हमने स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की जो रिसर्च है वो प्लेटिनम बेस्ड की हुई है, इसलिए आपको ज़्यादातर रिएक्शन में जब स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होगा तो प्लेटिनम की इन्वॉल्वमेंट दिखेगी. तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन क्या है? PTAl PTA2LX प्लस Y. तो हमारे पास रिएक्शन कैसे होगा? PTA2LY प्लस X लिविंग ग्रुप. तो आपके पास यहाँ पर आप कोई भी रिएजेंट ले सकते हो. ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द रिएक्शन. तो आपने किस पर फोकस रखना है कि जिस ग्रुप ने लीव किया और जिस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया. तो यहाँ पर इसने अटैच की हो गया और ये हमारा लीव कर गया. तो हमारे पास इसका जो रेट लॉ होगा वो दो तरीके से हो सकता है. रेट लॉ दोनों के तरफ से रिप्रेजेंट होगा. एक कांस्टेंट जो सिर्फ कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा. कॉम्प्लेक्स के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स ही यूज़ करते हैं, ये स्टैंडर्ड सिंबल है. तो कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन सिर्फ इन्वॉल्व होगी. एक ऐसा रिएजेंट होगा जिसमें कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन भी होगी और हमारे पास वाई की कंसंट्रेशन भी होगी, राइट. तो अभी हमने मैकेनिज्म तो नहीं किया, अभी हमने सिर्फ रेट लॉ लिखा है कि उसमें एक्सप्रेस रेट लॉ कैसा पॉसिबल हो सकता है. या तो वो सिर्फ कंसंट्रेशन किसकी पर डिपेंड करेगा? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, या फिर वो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा. अगर इसकी कंसंट्रेशन पर करेगा दैट मीन्स कैसा लग रहा है कि हो सकता है ये SN1 के पाथवे से गई हो, और अगर ऐसा रेट हुआ तो हो सकता है ये SN2 के पाथवे से गई हो. तो हमारे पास दो तरीके पॉसिबिलिटी क्या है? व्हेन द सॉल्वेंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक एजेंट. तो यहाँ पर जब भी आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो, जब हमने ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की थी तब हमने पाथवे को डिटेल डिस्कस किया था. लेकिन यहाँ पर पाथवे के साथ साथ हमने क्या डिस्कस करना है कि हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कौन सा है. जैसे अभी इसमें दो तरीके से पॉसिबिलिटी है रिएक्शन होने की. एक तो आपके पास जो रिएक्टेंट है जो आपने स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, अगर वो पहले आपके सॉल्वेंट के साथ, सॉल्वेंट हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास वाटर होता है, अगर पहले वो सॉल्वेंट हमारा जो सॉल्वेंट है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह एक्ट करके पहले कॉम्प्लेक्स के साथ वाटर के सपोज बॉन्ड बनेगा, फिर उसके बाद आपका जो डिज़ायर्ड न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर अटैक करेगा. सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? डायरेक्टली आपका R और Y एक साथ हों, राइट. तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होंगी. क्या? पहला सॉल्वेंट ही हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हो, अल्टीमेट हमारे पास प्रोडक्ट वही बनना है जो हमने रिएक्शन में बोला है, लेकिन पाथवे बदल जाएगा. सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि डायरेक्ट हमारा न्यूक्लियोफाइल आ जाए. और यहाँ पर एक बात याद रखना, जब भी हमारे पास स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होता है तो उसमें SN2 पाथवे के भी उतने ही चांसेस हैं जितने SN1 के, क्योंकि SN2 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 से 5 हो जाएगा. यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 5 होगा और यहाँ पर 4 से 3 होगा. और यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है? यहाँ पर ईच एंगल क्या है? 90 डिग्री है, राइट. जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है तो हमें पता है स्ट्रक्चर कैसी होती है. ऐसे ही इसमें भी हमारे पास एंगल क्या रहता है? 90 डिग्री रहता है. लेकिन अगर आप SN1 के पाथवे से जाओगे तो हमारे पास रिएक्टेंट का जो एंगल होगा 3 का मतलब क्या है? वो ऐसा हो जाएगा. इसका बॉन्ड एंगल क्या है? 120 डिग्री. इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड एंगल्स की मूवमेंट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस. तो यहाँ पर SN2 के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू SN1. तो इसमें याद रखना, जब भी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल प्रेफर करता है SN1 को और हमारे पास स्केयर प्लेनर प्रेफर करता है SN2 को. इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल और बॉन्ड्स की बहुत मिनिमम होती नहीं है, शिफ्टिंग ही नहीं हो रही है, क्योंकि एंगल रिमेन सेम, लेकिन यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बन जाता है. नेक्स्ट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. व्हेन द सॉल्वेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, तो कैसे रिएक्शन होगी. ये मैंने सारे नोट्स ऐसे बनाए तो इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं. प्लेटिनम, आप कोई भी रिएक्टेंट ले सकते हो.
हमेशा मैं क्या सजेस्ट करती हूँ कि आप 3 इनर्ट लिगेंड सेम ले लो और जिसको आपने लीव करना है उसे डिफरेंट ले लो, ताकि आप रिएक्शन को एक्सप्लेन कर पाओ। एक्स हमारे पास वाटर ने रिएक्ट किया, पहले कॉम्प्लेक्स में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से क्या हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वाटर लीव कर जाएगा। तो अभी पहला स्टेप देखो, जो हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें वाटर ने पहले अटैक किया। वाटर क्या है, सॉल्वेंट, राइट। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, आपका सॉल्वेंट रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हो। तो ये स्लो है और ये फास्ट है। फास्ट में हमारा न्यूक्लियोफाइल था, ये इन्वॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब जब हम रेट लिखेंगे तो वो किस पे डिपेंड करेगा, इसकी कंसंट्रेशन पर। वाटर की कंसंट्रेशन तो हम इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब पहला जो स्टेप है उसका रेट कॉन्स्टेंट हमने इस तरह से लिखा हुआ है, राइट। अभी नेक्स्ट कौन सा है, इसके भी आगे फर्दर 2 कैटेगरीज हो सकती हैं, प्योरली एसोसिएटिव टाइप या प्योर डिसोसिएटिव टाइप। एसोसिएटिव टाइप का मतलब क्या है, स्केयर प्लेनर में हमने जैसे PT A3X मैंने कॉम्प्लेक्स ले लिया, जो बाकी की 2 साइड्स हैं वो पहले से ही हमारे सॉल्वेंट ने सेचुरेट कर रखी हैं, सेटिस्फाई कर रखी हैं, तो ये एसोसिएटिव टाइप हो गया। अभी स्लोली हमारा एक्स लीव हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 5 हुआ, उसके बाद हम फिर से वाटर ने अटैक किया और हमारी जो साइट क्या है वो फिल हो गई, अगर पहला स्टेप जो परफॉर्म हो रहा है। और प्योर डिसोसिएटिव टाइप क्या होगा कि आपने डायरेक्ट स्केयर प्लेनरी कॉम्प्लेक्स लिया, डायरेक्ट देखो स्केयर प्लेनरी कॉम्प्लेक्स लिया, स्लो हमारा एक्स लीव कर गया सिस्टम से, मैंने एक्स ऐड किया हुआ है, यहाँ पर आप -x भी लिख सकते हो। तो वाटर आप फिर अटैक करोगे, फिर आपके पास जो मैकेनिज्म होगा वो, यहाँ पर पहला अटैक हमने किसका करना है, अभी न्यूक्लियोफाइल ने एंटर नहीं किया, अभी सिर्फ हम वाटर का अटैक दिखा रहे हैं। तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो एसोसिएटिव वे में, एसोसिएटिव का मतलब यहाँ की जो 2 साइड्स हैं वो भी वाटर के साथ अटैच कर दो, फिर एक्स को लीव करो, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया, फिर वाटर को अटैच करो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले एक्स को ऐसा लीव कर दिया और फिर वाटर ने अटैच कर लिया। तो यहाँ पर जो 2 साइड्स हैं वो हमने सेचुरेट नहीं किए वाटर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, जो जिसका प्रोडक्ट आप फाइनल में बनाना चाह रहे हो डायरेक्टली वो ही रिएक्शन के साथ, रिएक्टेंट के साथ, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो इसमें भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से 5 हो जाएगा और फिर से एक्स लीव करेगा और हमारे पास नॉर्मल स्केयर प्लेनर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, अचीव हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को अगर हमने दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहले इसकी लैंग्वेज को नहीं पढ़ते, पहले आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखाते हैं। ये देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो मैंने पीछे लैंग्वेज स्किप की है ये इसी रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रही है, तो आपको डायरेक्ट ये रिएक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर आपने कॉम्प्लेक्स लिखा PT A3 टाइप X। पहला पाथवे हमने क्या किया था, पहला पाथवे क्या था, जब हमारा सॉल्वेंट एक्ट कर रहा हो, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये पहला पाथवे हो गया। सेकंड पाथवे क्या है, व्हेन एंटरिंग लिगेंड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, डायरेक्ट ही हमारा जो जिसका फाइनल प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल बनाना चाहते हो डायरेक्ट पहले वही अटैच कर जाए। तो पहला पाथवे स्टडी करते हैं। तो पहले में सिचुएशन क्या होगी, वाटर ने अटैक किया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, 5 हो गया, फिर उसके बाद एक्स ने लीव किया, अगेन हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 था, 5 से क्या हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फास्टली वाई अटैक करेगा, फिर से हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से क्या हो गया, 5 हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास फिर से वाटर लीव करेगा और हमारा अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट, राइट। पाथवे को ध्यान से देखो, सबसे पहले वाटर ने अटैक किया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 5 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक्स लिविंग ग्रुप हमारा लीव कर गया, फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर अटेन हो गया 4, लेकिन वाटर अटैच है। अब भी जब मैं पहले भी हमने जब फैक्टर स्टेबिलिटी में बात किया था कि सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या होता है, सॉल्वेंट गुड कोऑर्डिनेटिंग होना चाहिए। गुड कोऑर्डिनेटिंग का मतलब वो पहले बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी रखे और बाद में लीव करने की टेंडेंसी भी। अगर वाटर का बॉन्ड इसके साथ स्ट्रॉन्ग हो जाता तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाना था, मुश्किल हो जाना था। इसका मतलब गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट का मतलब है अगर स्पेस खाली हुई तो वो वहाँ पर उसे कोऑर्डिनेट करे भी, लेकिन बाद में वो ईजिली लीव कर जाए सिस्टम से। पहला पाथवे क्लियर हो गया, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये हमने रिएक्टेंट लेके चले थे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर फिर से रिएक्टेंट लिया, अभी डायरेक्टली हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ,
4 से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 5, उसके बाद एक्स लीव कर गया, तो ये मैकेनिज्म थोड़ा सा छोटा है। जब आपका सॉल्वेंट इन्वॉल्व होता है तो मैकेनिज्म के 5 स्टेप्स बढ़ जाते हैं, लेकिन ये रिएक्शन फास्ट चलती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे से। अभी रेट लॉ कैसे लिखोगे? रेट लॉ इसके अकॉर्डिंग अगर हमने यहाँ पर रेट लॉ लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे रेट लॉ? स्लो स्टेप आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। सपोज करो मैंने इसे Kx या K1, जो नोटेशन हमने पीछे लिखी होगी वो होगी, तो यहाँ पर K1 या K2 ले सकते हैं। तो आप रेट लॉ कैसे लिखोगे? दोनों रिएक्शंस पैरेलल चल रही हैं, द रेट लॉ मस्ट बी, रेट लॉ इक्वल्स टू, किसके इक्वल आएगा? K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैं R ले रही हूँ, इंटू कंसनट्रेशन ऑफ वाटर प्लस K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंटू कंसनट्रेशन ऑफ Y नेगेटिव। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? कंसनट्रेशन ऑफ K1, वाटर की कंसनट्रेशन क्या है? वाटर हमेशा हाई कंसनट्रेशन में होता है, तो इस स्टेप को कैसे कर दोगे? K2 R Y नेगेटिव। तो यही लैंग्वेज में यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसे वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर प्लेटिनम A2 विद Y yield दिस प्रोडक्ट आर ऑल्सो एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ Y थ्रू ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर। तब हमने क्या किया? अभी हमने रेट को ऑब्जर्व किया, डिफरेंट चार्जेस, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमने चार्जेस -1 0 +1, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के चार्ज देखो -2 -1 0 +1। हमारे पास चार्ज कितना कर रहा है? -2 से -1 आ गया, लेकिन हमारे पास जो रेट है वो सिर्फ फैक्टर 2 से चेंज हुआ है। इतने रिएक्टेंट्स के साथ चेंज होने से हमारा रेट भी सिर्फ फैक्टर 2 से चेंज हुआ है, यानी कि रेट को इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज इंट्रोड्यूस करते जा रहे हो रेट को उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसकी ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी 4 है, तो इसका मतलब ये ईजिली अपने पास नया लिगेंड एकमोडेट कर सकता है। तो इसके लिए मैकेनिज्म को परफॉर्म करने में या इंटरमीडिएट स्टेट बनाने में हमें इतनी मुश्किल नहीं होती, इसलिए रेट को इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चार्ज वेरी कर भी रहे हो, लेकिन रेट को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। The breaking of PTCl bond is expected to become much more difficult in this series of 4 complexes as charge on the complexes become positive. However, the formation of new bonds should increase in same order. As a result, small effect of change in charge of complex on the rate of रिएक्शन। तो अभी क्या है? -2 का मतलब होता है जब भी आपके पास माइनस चार्ज होता है उसका मतलब क्या है? कम्प्लेक्स का साइज़ क्या है? बड़ा। -1 उससे छोटा, फिर 0 की तरफ गए, फिर +1 की तरफ, यानी कि अभी साइज़ छोटा होना शुरू हो गया। चार्ज साइज़ क्या कर रहा है? आप डिक्रीज़ कर रहे हो, लेकिन हमारा रेट को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, रेट ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या है? हमने रिएक्शन ली जिसका मैकेनिज्म मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी आपने PtA3xN पॉजिटिव जो भी चार्ज होगा, Y नेगेटिव PtA3YN पॉजिटिव X नेगेटिव, आप इसका मैकेनिज्म पहले एक्सप्लेन करोगे, इस रिएक्शन के बाद इसका मैकेनिज्म लिखोगे, फिर उससे रेट की इक्वेशन डिराइव करना। फिर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास जो रेट है, अगर हमने यहाँ पर इसको फिर से सिंप्लीफाई करना हो तो अभी हमने क्या लिखा था? K1 R प्लस K2 R इंटू Y नेगेटिव, तो आप इसे क्या लिखोगे? K1 प्लस K2 इंटू Y नेगेटिव, कंसनट्रेशन R की कंसनट्रेशन हमारे पास कॉमन आ गई। इसे हम क्या लिख सकते हैं? K ऑब्जर्व्ड। आगे K ऑब्जर्व्ड क्या है? K1 प्लस K2 इंटू Y नेगेटिव, तो इसको क्या बोल सकते हो? Y C इंटू M इंटू X। जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे किसके विद रिस्पेक्ट टू X, मतलब X क्या है? हमारी कंसनट्रेशन ऑफ Y नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल की कंसनट्रेशन। Y क्या है? K ऑब्जर्व्ड। ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंटरसेप्ट क्या होगा हमारा? पहला रेट कांस्टेंट K1 जब आप सॉल्वेंट इन्वॉल्व करोगे, राइट, वो वाला रेट। K2 क्या होगा? जब आपने सिर्फ, स्लोप क्या होगी? जब आपने सिर्फ क्या इन्वॉल्व किया हुआ है? डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल को इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक।
तो इसका मतलब ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। अभी छोटे छोटे से फैक्टर हैं वो स्टडी करते हैं। सबसे पहला हमारा फैक्टर है ट्रांस इफेक्ट का। ट्रांस इफेक्ट हमारी रिएक्शन को क्या है, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ लिगेंड ट्रांस टू लिविंग ग्रुप Cl इज सम प्लेटिनम कॉम्प्लेक्सेस। तो अभी यहाँ पर क्या है, पहला स्टेप हमने सपोज करो इसे लीव करने का बनाना है, तो इस लिविंग ग्रुप ने जाना है। तो यहाँ पर अगर ट्रांस ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो उतना ही क्लोरीन का लीव करना इजी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो ग्रुप ट्रांस इफेक्ट जिसका स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि पाई डोनर या पाई एक्सेप्टर लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, उसके ट्रांस वाला क्लोरीन क्या होगा, इजीली लीव करेगा। अभी यहाँ पर देखो कंपटीशन क्या था, C2H4 NO2 नेगेटिव BrCl। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अभी pyridine ने अटैक करना था, तो इन दोनों Cl में से किस Cl ने बाहर जाना था, जिसके ट्रांस पर जो लिगेंड लगा हुआ है, जिसका ट्रांस इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इन दोनों Cl में से इसके ट्रांसफर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो ये जल्दी लीव कर जाएगा। ये वाला लिगेंड वैसे इन्वॉल्व हुआ है, ये दोनों हैं, ये बाय द चांस मैंने एग्जांपल्स इसके लिए लिखी हुई हैं कि यहाँ पर ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है उसी तरह से रिलेटिव इफेक्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। ट्रांस इफेक्ट C2H4 का सबसे ज़्यादा, फिर NO2 का, फिर Br का, फिर Cl का, उसके कंपैरिजन हमारा रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ लेबाइल ग्रुप। लेबाइल ग्रुप क्या है, जिस ग्रुप ने जाना है ना, तो द नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैव बीन कैरिड आउट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ रिप्लेस्ड लिगेंड एक्स रेट्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास रिप्लेसमेंट का, एक्स के रिप्लेसमेंट का ऑर्डर कैसा होगा, सबसे फास्टली क्लोरीन जाएगा, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन अजाइड, देन थायोसाइनाइड, देन नाइट्रो, देन साइनाइड। अभी आप एक्स कौन सा ग्रुप जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो ही इस सिस्टम को छोड़ेगा। अगर आप पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगा दोगे तो वो इस सिस्टम को जल्दी छोड़ेगा नहीं, इसका मतलब हमारा न्यू प्रोडक्ट ईजिली फॉर्म नहीं होगा, तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली स्लो होता चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या है। सॉल्वेंट का इफेक्ट, सॉल्वेंट में हमारे पास गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट होना चाहिए ताकि वो रिएक्शन को क्या करे। पहले हमने देखा था कि अगर वाटर ही बॉन्ड बना लेता, अभी इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, सॉल्वेंट का इफेक्ट, अगर यहाँ पर हमारे पास वाटर ही इसके साथ बॉन्ड बना लेता फुल टाइम, तो हमारे पास क्या होना था, ये रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये बन नहीं सकता था अगर ये वाटर का स्ट्रॉन्ग होता। इसका मतलब हमारे पास सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर सॉल्वेंट इंक्लूडेड जो गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट होते हैं उनमें से ये एग्जांपल हैं। सबसे ज़्यादा DMSO डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड, फिर मिथाइल नाइट्राइट, फिर उसके बाद वाटर, फिर ROH। अगर आपको सॉल्वेंट के कंपैरिजन आ जाए, एक में वाटर लिखा हो और एक में DMSO लिखा हो, तो वाटर DMSO गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट है, तो वो रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले वाटर ने अटैच होना है, फिर वाटर ने लीव करना है। अगर गुड कोऑर्डिनेटिंग होगा तो वो लिविंग ग्रुप भी अच्छा होगा, तो ये वाले स्टेप्स क्या हो जाएंगे, हमारे सारे फास्ट हो जाएंगे। और जो वीक कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट है, पुअर कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट है, उनका ऑर्डर कैसे है, उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी CCl4 सबसे ज़्यादा, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, इनमें से जो ये सारे पुअर हैं इनका भी एक ऑर्डर है कि इनमें से सबसे ज़्यादा पुअर ये है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। CCl4 फिर भी थोड़ा सा बेटर है इसके कंपैरिजन में, लेकिन हमारे पास गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट ये 4 हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑफ कम्प्लेक्स। ये हमने थ्योरी में भी स्टडी कर लिया कि हमने चार्ज को वेरी किया लेकिन रेट को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। स्टीरिक फैक्टर, द एन इंक्रीज इन द स्टीरिक हिंड्रेंस इन कॉम्प्लेक्स इज accompanied by decrease in reactivity. Therefore, this is expected if there occurs an increase in coordination number as in biomolecular associative reaction. तो इसमें क्या है, स्टीरिक फैक्टर यहाँ पर काम क्यों कर रहा है, क्योंकि जब हम ऑक्टाहेड्रल में जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल में हमने SN1 प्रेफर किया तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। लेकिन यहाँ पर स्टीरिक फैक्टर क्यों काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ स्केयर प्लेनर था, SN2 से गए, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से क्या हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पर ऑलरेडी स्टीरिक फैक्टर बढ़ गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इनर्ट लिखें जैसे PT-A3X, अभी X ने जाना है, लेकिन अब जो ये A ग्रुप है आपके बहुत बल्कि हैं,
ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप इसको कोऑर्डिनेशन नंबर लीव करोगे, इंक्रीज़ होना है, तो जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप ये होंगे उतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये इंटरमीडिएट को बनाना। इसलिए यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर अपना रोल प्ले करेगा और वहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ तो हमारी स्टेरिक इन फैक्टर रिड्यूस होता है, क्योंकि 6 से 5 हो रहा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन यहाँ से 4 से 5 यानी कि बढ़ रहा है। तो इस वजह से अगर बल्कि ग्रुप पहले से ही होंगे सिस्टम के अंदर तो डिफ़िकल्ट हो जाएगी सारी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। तो इसलिए यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर अपना इफेक्ट शो करता है, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।